Hello students, so in this lecture we'll continue with the cyanobacteria. So previously we did talk about the Guido effect. So आज cyanobacteria को आगे continue करते हैं and we'll talk about the reproduction in cyanobacteria. ठीक है? So the reproduction in cyanobacteria, that is asexual, and there are 4 modes. Let's say 5 modes. So there is asexual reproduction in cyanobacteria. So what types do we have? So one of the type is binary fission. ठीक है, सो बाइनरी फिशन में आपको पता है कि सेल के अंदर क्या होगा, द न्यूक्लियस इज गोइंग टू डिवाइड एंड देन देयर इज accumulation of the cytoplasm around the nuclei and the wall is going to break and all the newly formed cells are going to come out. So binary fission अपन पहले पढ़ चुके हैं, so I'm not going to discuss about it. ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ. Nucleus of cell undergo division and accumulation of cytoplasm occurs around each nuclei. ठीक है, मतलब ये अगर एक सेल है साइनोबैक्टीरिया का, तो जो न्यूक्लियाई है वो डिवाइड करेगा और फिर उसके सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म में एक्यूमुलेट होने लगेगा. ठीक है, साइटोप्लाज्म में एक्यूमुलेट होगा और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये जो सेल्स बने न्यूली फॉर्म सेल ये क्या हो गए, बाहर आ जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज द वन कंडीशन जो आप पहले पढ़ चुके हो. बाइनरी फिशन कुछ नया नहीं है. जो नई चीज है दैट इज मैं आगे दिखाऊंगा. एक और कंडीशन जो आप पढ़ चुके हो पहले, दैट इज फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि इसमें साइनोबैक्टीरिया जो है, वो साइनोबैक्टीरिया एक पर्टिकुलर जगह से ब्रेक हो जाता है. ठीक है, और ब्रेक होने के बाद एवरी ईच ऑफ दिस फ्रेगमेंट grows into new organism. ठीक है, each of the fragment grows into a new organism. This is filamentous form. ठीक है, then there is heterocyst. हेट्रोसिस्ट आपने प्रीवियस लेक्चर में सुना था हेट्रोसिस्ट के बारे में. तो जो हेट्रोसिस्ट होते हैं ना, ये क्या होते हैं, दे सेपरेट फ्रॉम द मेन पार्ट. ओके, हेट्रोसिस्ट की बात करें तो दे सेपरेट फ्रॉम मेन प्लांट. ठीक है, मेन प्लांट से सेपरेट हो जाएंगे एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल सो दैट इज हेट्रोसिस्ट. एक और कंडीशन है दैट इज टर्म्ड एज एकिनाइट. ठीक है, मैं ये तीनों को रब कर देता हूं. सो बाइनरी फिशन है, फ्रेगमेंटेशन है, हेट्रोसिस्ट है. ये आपको समझ में आ गया. हेट्रोसिस्ट आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. ओके, हेट्रोसिस्ट किस काम में आ रहा था, इट वाज हेल्पिंग इन दी
इन हेल्पिंग इन क्रिएटिंग द एनारोबिक कंडीशन। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर को गो थ्रू किया है। तो हेटेरोसिस्ट एक ऐसा पर्टिकुलर सेल था विच वाज बिगर इन साइज, which was thick wall and it was creating anaerobic condition जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता था। सो अपार्ट फ्रॉम नाइट्रोजन फिक्सेशन हेटेरोसिस्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये मेन प्लांट से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, मेन प्लांट का लिखा मैंने, मेन पार्ट से सेपरेट हो जाएंगे और न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करेंगे। ठीक है, दूसरी जो टाइप है दैट इज एकाइनेट। So there is akinete. Akinete is interesting. So akinete के केस में क्या होता है, यहां पर हेटेरोसिस्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जो नॉर्मल सेल्स थे उनमें से कोई सेल के सराउंडिंग में क्या हो जाएगा, देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल्स। There is going to be formation of thick walls in case of some of the cells. ठीक है, और थिक वॉल के साथ साथ क्या होगा, अंदर की तरफ there going to be deposition of food। इन सेल्स के अंदर फूड का डिपोजिशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, देयर इज थिक वॉल एज वेल एज क्या चीज है, रिजर्व फूड है। इन सेल्स के पास देयर इज अ लॉट ऑफ रिजर्व फूड। ठीक है, दे आर नोन एज एक्टिनाइट। ठीक है, अब क्या होगा, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो फेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा, इन फेवरेबल कंडीशन ये जो एक्टिनेट है ये क्या करेगा, इट वुड जर्मिनेट एंड फॉर्म अ न्यू फिलामेंट। जर्मिनेट्स एंड फॉर्म्स न्यू फिलामेंट। ठीक है, बट अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, unfavorable condition, so उस केस में the structure is going to work as a resting structure। ठीक है, दो केसेस है, अगर फेवरेबल कंडीशंस है तो वो जर्मिनेट करेगा, एवरी वन ऑफ इट इज गोइंग टू जर्मिनेट एंड गोइंग टू फॉर्म अ न्यू फिलामेंट और अ न्यू स्ट्रक्चर, while अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो इट वुड वर्क एज अ रेस्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, so this is one of the type. Then there is another type which is termed as hormogonia. There is another type known as hormogonia. Hormogonia. ठीक है, hormogonia की बात करें तो let's say again I'll write this down. So we have the filamentous form. Now what happens is some of these cells here would become dead and there would be deposition of lot of mucilage inside the cell. So let's say this cell becomes dead. This cell becomes dead. And this cell becomes dead. तीन cells dead कर दिए मैंने. So these are dead cell. Okay, they are termed as necridia. ये जो dead cells है इन्हें कहा जाता है necridia. ठीक है.
and they have a huge accumulation or deposition of what? Mucilage. Accumulation of mucilage. ठीक है, अब होगा क्या? ये डेड सेल्स है, दिस नेक्रीडिया आर व्हाट? नेक्रीडिया आर डेड सेल्स. तो अब क्या होगा? ये नेक्रीडिया इस पर्टिकुलर पोर्शन से डिटैच हो जाएगी. तो जब ये नेक्रीडिया डिटैच हो जाएंगे ये पूरे फॉर्म में से, तो मुझे क्या मिलेगा? ये फ्रेगमेंट अलग हो जाएगा. दिस फ्रेगमेंट इज गोइंग टू सेपरेट, क्योंकि नेक्रीडिया यहां से निकल गया. ठीक है, ये फ्रेगमेंट भी सेपरेट हो जाएगा. मतलब दो फ्रेगमेंट्स मिले, क्योंकि ये 3 नेक्रीडिया यहां से निकल गए बिकॉज दे आर डेड. अब ये दोनों जो फ्रेगमेंट मिले हैं दे वुड फॉर्म द न्यू फिलामेंटस फॉर्म. तो ये दोनों से क्या बनेगा? दिस 2 would form new filamentous form. ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो डेड सेल्स से ये डिटैच हो जाते हैं, डिटैच हो जाने की वजह से ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा और एवरी फ्रेगमेंट वुड गिव राइज टू दी न्यू फिलामेंटस फॉर्म. ठीक है, सो दिस इज नोन एज होर्मोगोनिया, दिस इज नोन एज एकाइनीट. ठीक है, और इससे पहले क्या देखा आपने? हेटेरोसिस देखा, बर्डिंग देखा, बाइनरी फिशन देखा. ठीक है, एंड फ्रेगमेंटेशन देख लिया था. हो, ये दोनों टेक्निक्स नई टेक्निक्स थी और ये क्लियर हो गया आपको. यहाँ पे क्या बनता है? एकिनीट का फॉर्मेशन है. ओके, जो क्या करेंगे? अनफेवरेबल कंडीशन में रेस्टिंग स्ट्रक्चर का काम करेंगे और फेवरेबल कंडीशन में क्या करेंगे? दे वुड जर्मिनेट. ठीक है, इज दिस क्लियर? डन. सो लेट्स मूव अहेड नाउ. सो अगर इंपॉर्टेंस एक बार देख ले साइनोबैक्टीरिया का, आई होप गाइडू को फिनोमिना जो था वो क्लियर है आप लोगों का. सो इफ यू गो थ्रू सम ऑफ द इंपॉर्टेंस, सो इंपॉर्टेंस में क्या लिखे गए? इट वॉज वर्किंग एज अ बायो फर्टिलाइजर. ठीक है, वो बायो फर्टिलाइजर का काम कर रहा था. N2 फिक्सिंग का काम कर रहा था. ठीक है, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग दी सॉइल फर्टिलिटी. ठीक है, एक एग्जाम्पल यहां पे देखें तो इंडिया में जो राइस फील्ड होते हैं ना, तो उस राइस फील्ड में आपको देखने को मिलेगा इन इंडिया rice field contain, now there's a name of a cyanobacteria that is Eleuthera. ठीक है, सो इन इंडिया राइस फील्ड कंटेन्स Eleuthera नाम का साइनोबैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा इन इंडिया. ठीक है, और मेज एंड शुगर फील्ड की बात करें, मेज और शुगर फील्ड की बात करें तो वहां पे द साइनोबैक्टीरिया विच इज वर्किंग एज अ बायो फर्टिलाइजर दैट इज सिलेंड्रोस्पर्मम. सिलेंड्रोस्पर्मम. ठीक है, सो इंडिया में राइस फील्ड के अंदर यू फाइंड एलोसीरा और साइनोबैक्टीरिया इज यूज्ड. ओके, एंड इन मेज एंड शुगर फील्ड देयर इज यूज ऑफ सिलेंड्रोस्पर्मम. ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग चीज जो साइनोबैक्टीरिया की देखने को मिलती है, दे आर यूज्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन्स और दे कैन बी, देयर आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स. They are used
as single cell protein, that is SCP, that is SCP। ठीक है, और सबसे वाइडली जिस साइनोबैक्टीरिया को यूज किया जाता है दैट इज स्पाइरुलिना, दैट इज स्पाइरुलिना। ठीक है, सो दे आर यूज्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन एंड वन ऑफ द साइनोबैक्टीरिया व्हिच इज वाइडली यूज्ड दैट इज स्पाइरुलिना। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आप देखोगे, दे कैन फिक्स नाइट्रोजन, जो अभी बात हुई नाइट्रोजन फिक्सिंग वो कर सकते हैं, CO2 फिक्सिंग भी करते हैं। N2 and CO2 fixing, N2 and CO2 fixing। ठीक है, so N2 fixing they can do when they are in free state, मतलब not in a symbiotic relationship with somebody, so they can perform N2 fixation in free state as well as they can perform N2 fixation in symbiotic state as well as they can fix nitrogen in terrestrial ecosystem। as well as aquatic ecosystem। ठीक है, सो आप देख लो कितने डाइवर्स फॉर्म में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है साइनोबैक्टीरिया। फ्री स्टेट में भी कर रहा है, सिम्बायोटिक स्टेट में भी कर रहा है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी कर रहा है और एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी कर रहा है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द साइनोबैक्टीरिया। प्रीवियस लेक्चर में भी साइनोबैक्टीरिया की बात करी थी, आज के लेक्चर में भी साइनोबैक्टीरिया की बात करी। सो I'll keep this much for the cyanobacteria. Let's move to the another organism, that is the mycoplasma। ठीक है, सो अब माइकोप्लाज्मा को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो टॉकिंग अबाउट माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा की जो डिस्कवरी थी दैट वाज बाय नोकार्ड एंड रॉक्स। डिस्कवर्ड बाय नोकार्ड एंड रोक्स। ठीक है, दिस आर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड वेयर डिड दे ऑब्टेन इट फ्रॉम, कहां से उसको, कहां पे देखा था, कहां से उसे निकाला गया माइकोप्लाज्मा को, तो इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लूरल फ्लूइड, obtained from pleural fluid, okay, of cattle suffering from pleuropneumonia, of cattle suffering from प्लूरोन्यूमोनिया। ठीक है, तो प्लूरल फ्लूइड ऑफ अ कैटल सफरिंग फ्रॉम प्लूरोन्यूमोनिया। ठीक है, माइकोप्लाज्मा के बारे में जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है दैट इज दे डू नॉट हैव सेल वॉल। तो इनका सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। साइनोबैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट था, अब यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होने की वजह से इसके पास काफी सारी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती है, जैसे कि द माइकोप्लाज्मा हैज द एबिलिटी टू चेंज द शेप, क्योंकि सेल वॉल तो है ही नहीं, कोई रिजिड स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं। सो यहां लिखेंगे एबिलिटी टू चेंज शेप। ठीक है, and that is the reason they are also termed as
pluromorphic. They are termed as pluromorphic. ठीक है, because they have the ability to change the shape. They are also termed as pleuropneumonia-like organism. Also termed as pleuropneumonia-like organism. That is written as PPLO. PPLO. That is pleuropneumonia-like organisms. या फिर we can also term it as pluromorphic-like organisms बोल सकते हैं. Because of the ability of changing the shape, क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट है ना, तो जो सेल मेम्ब्रेन की वजह से उनका जो शेप वो चेंज हो सकता है. सो दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम. Jokers of plant kingdom because they have the ability to change the shape. ठीक है, so initially the mycoplasmas were termed as Astrococcus. I'll write this down. Initially, the mycoplasma were termed as Astrococcus, and the name was given by Borel. जो टर्म था एस्टेरोकोकस, इनिशियली जो माइकोप्लाज्मा के लिए यूज किया जाता था, ओके, इट वाज गिवन बाय बोरेल. ठीक है, बट लेटर ऑन नोवाक gave them the name mycoplasma. जिस नाम से भी अपन जानते हैं माइकोप्लाज्मा, इट वॉज गिवन बाय नोवाक. ठीक है, सो इनिशियली इट वॉज एस्ट्रोकोकस, यहां लिख देते हैं. Initially Astrococcus and then later on it was termed as Mycoplasma. यहाँ पे जो माइको टर्म है, जो माइको वर्ड है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है फंगस को. दिस रिप्रेजेंट्स फंगस. तो फंगस के पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसके जो फिलामेंट्स होते हैं ना, दे आर ब्रांच्ड. It has the characteristics of branched filaments. इस तरीके से ब्रांचिंग देखने को मिलती है फिलामेंट्स में. किसमें? फंगस के केस में. ठीक है, तो ये सेम टाइप का पैटर्न ब्रांचिंग वाला इट इज ऑब्जर्व्ड इन माइकोप्लाज्मा. ठीक है, सेम टाइप का ब्रांचिंग पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड इन दी माइकोप्लाज्मा. इसीलिए यहां पे माइको जो टर्म इट इज रिफरिंग टू दी फंगस. ठीक है, सो इनिशियली एस्ट्रोकोकस कहा गया, फिर माइकोप्लाज्मा नाम दिया गया. माइकोप्लाज्मा वाज गिवन बाय नोवाक एंड एस्ट्रोकोकस वाज गिवन बाय बोरेल. ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट हैव द सेल वॉल, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, एब्सेंट है, इसकी वजह से दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज ऑर्गेनिजम्स विथ कोट्स ऑफ
organism with coats of, कोट मतलब सेल वॉल नहीं है इसलिए क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिजम्स विद कोट्स ऑफ कहा जाता है, ठीक है। एक और नाम है इनका, दे आर आल्सो टर्म्ड एज MLO, also termed as MLO, that is molecule like organisms. MLO is molecule like organism, ठीक है। अब जैसे मैं बता रहा था कि सेल वॉल एब्सेंट होने की वजह से काफी सारे नए फीचर्स, काफी सारे नए कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। तो आपको पता होगा जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, वो बैक्टीरिया को किस तरीके से अफेक्ट करती है, वो बैक्टीरिया को सेल वॉल फॉर्म नहीं करने देती है, ठीक है। बैक्टीरिया सेल वॉल फॉर्म नहीं कर पाता है तो सर्वाइव नहीं कर पाता है फिर, बट यहाँ पे तो सेल वॉल एब्सेंट है। तो जो एंटीबायोटिक्स नॉर्मल बैक्टीरिया को मारती थी, वो एंटीबायोटिक्स यहाँ पे काम ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या करती थी, सेल वॉल के फॉर्मेशन को रोकती थी, बट दिस माइकोप्लाज्मा डज नॉट हैव सेल वॉल, तो एंटीबायोटिक्स करेगी क्या। तो यहाँ पे लिखता हूं, बिकॉज ऑफ सेल वॉल एब्सेंट माइकोप्लाज्मा आर रेजिस्टेंट टू they are resistant to antibiotics, ठीक है, क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट है। तो एंटीबायोटिक्स का मैं नाम भी लिख देता हूं, जैसे कि वी हैव पेनिसिलिन है, काफी फेमस वाला, ठीक है, पेनिसिलिन आ गया। फिर बेसिट्रासिन ले लो, ठीक है। तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किस तरीके से रोकती है, मारती है, तो वो सेल वॉल का फॉर्मेशन रोक देती है। बट यहाँ पे तो माइकोप्लाज्मा तो सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं है, तो जो एंटीबायोटिक सेल वॉल का फॉर्मेशन रोक के बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती थी, वो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में तो माइकोप्लाज्मा रेजिस्टेंट हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा माइकोप्लाज्मा को, ये एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं कर पाएगी। बट देयर इज अ एंटीबायोटिक जिससे माइकोप्लाज्मा की डेथ हो सकती है, आप मार सकते हो, that is streptomycin, sensitive to streptomycin, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए क्यों सेंसिटिव है, पेनिसिलिन और बेसिट्रासिन के लिए सेंसिटिव क्यों नहीं है। तो पेनिसिलिन और बेसिट्रासिन तो सेल वॉल का फॉर्मेशन रोकते थे, बट यहाँ पे तो सेल वॉल एब्सेंट है, तो उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यार स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्ट्स ऑन अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ओके। वो सेल वॉल की फॉर्मेशन से कुछ उसका लेना देना नहीं है स्ट्रेप्टोमाइसिन का। ये किस चीज को डिस्टर्ब करता है, सो इट डिस्टर्ब्स और इट एक्ट्स on other metabolic process. It acts on other metabolic processes. Is it clear? ठीक है। अभी जो माइकोप्लाज्मा है, इट्स अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बट इस माइकोप्लाज्मा के पास एक यूकैरियोटिक वाला फीचर है। अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में एक चीज पढ़ी थी, मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजर, और वहां पे मैंने आपको एक नाम दिया था, दैट वाज होपिनॉइड्स, ठीक है। तो होपिनॉइड्स वाज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल वॉल, सॉरी इन द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, बट यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्टीरोल्स।
तो स्टीरॉल्स माइकोप्लाज्मा की मेम्ब्रेन में भी है। तो यार ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो कौन सी आ गई, यूकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक आ गई, यूकैरियोटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक। Sterols are found as membrane stabilizers. Sterols are found as membrane stabilizers. ठीक है, so this characteristic is of a eukaryotic cell. तो मैं यहां पे लिखूंगा यूकैरियोटिक सेल वाली कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा है तो प्रोकैरियोटिक, बट कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है इसके पास, ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है स्टीरॉल प्रेजेंट होना। ओके, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, यूकैरियोटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या होते हैं, होपेनॉइड्स होते हैं एज अ मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजर्स। स्टीरॉल्स कौन से सेल्स के पास होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के पास होते हैं, बट माइकोप्लाज्मा के पास भी है। So mycoplasma being a prokaryotic cell consists of sterols, ठीक है, as a membrane stabilizers। अगर स्ट्रक्चर देखें, so it consists of a double stranded DNA and one end of the double stranded DNA is attached with a disc. It is attached with a disc which is known as the replicating disc। ठीक है, और क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, the rest is the cytoplasm। और आपको प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, so this is the cell membrane or the plasma membrane. I'll put it as plasma membrane। ठीक है, then this is the replicating plate which would help in the replication of the DNA। और replicating plate या replicating disc भी बोल सकते हैं। This is a replicating disc, नाम से आपको पता चल रहा है कि replication में हेल्प करेगा। और यहाँ पे एक और कैरेक्टरिस्टिक इसके पास जो यूकैरियोटिक सेल को रिजेंबल करती है, that is it has the double stranded DNA, coiled DNA which is in the linear form। So it consists of double stranded DNA, ठीक है, which is coiled and in linear form। linear या फिर fibrillar form, linear या फिर we can term it as fibrillar form। ठीक है, तो ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आ गई, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज ऑल्सो द यूकैरियोटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो मैं यहां पे भी लिख देता हूं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में लिख रहा हूं, इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल वाली कैरेक्टरिस्टिक है। ये है तो प्रोकैरियोटिक, फिर भी यूकैरियोटिक सेल वाली कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है। ठीक है, और क्या है, प्रिमिटिव राइबोसोम, that is 70S राइबोसोम। और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज ऑल ओपन अप ना, तो ये क्या हो गया, तो न्यूक्लियोइड हो गया उसका, क्योंकि न्यूक्लियस होता नहीं है ना प्रोकैरियोटिक सेल के पास। तो यहाँ पे एक याली कैरेक्टरिस्टिक है, that is sterols are found in the membranous stabilizer which belongs to the eukaryotic cell, and another is double stranded DNA coiled linear and fibrillar form में, that is the characteristic of a eukaryotic cell। ठीक है, इसका एक फीचर माइकोप्लाज्मा का वायरसेस को भी रिजेंबल करता है, एंड दैट फीचर इज
it can pass through bacteria proof filters. They can pass through bacteria proof filters. See, बैक्टीरिया फिल्टर्स लैबोरेटरीज में लगे होते हैं, काफी सारे रिसर्च की जगहों पे लगे होते हैं, जिनके थ्रू बैक्टीरिया पास नहीं कर पाते. बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल, बट वो फिल्टर्स के थ्रू, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स के थ्रू बैक्टीरिया पास नहीं हो पाएंगे. बट द वायरसेस कैन पास, बिकॉज वायरसेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं. तो अगर आपने बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर लगा दिया तो बैक्टीरिया पास नहीं हो पा रहा है, बट वायरसेस पास हो पा रहे हैं. एंड माइकोप्लाज्मा पास हो सकता है. ठीक है, सो इट कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स को ऑन माइकोप्लाज्मा. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? इट दिस इज वायरस कैरेक्टर. ये जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? वायरस की कैरेक्टरिस्टिक है. ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? यूकैरियोटिक सेल की है. ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? यूकैरियोटिक सेल की है. और ये कैरेक्टरिस्टिक दैट इट कैन पास थ्रू अ बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वायरस. ठीक है, तो वायरस वाली कैरेक्टरिस्टिक भी इसके पास है. ठीक है, सो ओके, आई गेट दिस डाउन. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. इट्स वेरी सिंपल. नाउ स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया में आप कंसिडर कर सकते हो माइकोप्लाज्मा को, और उसमें भी स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं नाम तो आई पुट इट एज माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम. दैट इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया. स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया ग्रुप. ठीक है, दैट इज माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम. माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम. ठीक है, स्पेसिफिक नाम भी मैंने आपको लिख के बता दिया कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल ग्रुप जो है दैट इज माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम. ठीक है, अगर न्यूट्रिशन की यहां पे बात करें, खाना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सो न्यूट्रिशन तो ऑब्वियसली क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी हेटेरोट्रॉपिक. ठीक है, सो दो मोड्स आते हैं हेटेरोट्रॉपिक में, पैरासिटिक एंड सेप्रोफाइटिक in case of mycoplasma. So we have parasitic and saprophytic. दो फेजेस, दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. इन केस ऑफ माइकोप्लाज्मा पैरासिटिक भी है, सेप्रोफाइटिक भी है, बट जो मेन फेज है, जो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, that is going to be the parasitic. So parasitic is the main mode of nutrition. ठीक है, सेप्रोफाइटिक भी है बट पैरासिटिक मेन है. ठीक है, अभी फूड की ब्रेकडाउन की बात करते हैं. रेस्पिरेशन की अगर बात करें, ब्रेकडाउन की बात करें फूड की, तो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है कि जो रेस्पिरेशन होता है, आपको याद होगा, ऐसा मान के चलता हूं मैं, वो दो तरीके से होता है. एक O2 की प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में, एंड दूसरा O2
O2 एब्सेंट है, ठीक है। तो O2 अगर प्रेजेंट है तो यू टर्म इट एज एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर एब्सेंट है तो उसे कहा जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर O2 प्रेजेंट है तो आप एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हो, O2 एब्सेंट है तो आप एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते थे, ठीक है। सो ये आपने 10 में पढ़ रखा है। अभी मैं माइकोप्लाज्मा की अगर बात करूं तो माइकोप्लाज्मा के केस में वी टर्म माइकोप्लाज्मा एज फैकल्टेटिव एनारोब्स, फैकल्टेटिव, ठीक है। मतलब अगर दे वांट टू बी या कंडीशन अराइज होती है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो एक चीज अपन देखते हैं कि अगर एक ट्यूब लेते हैं, ठीक है, ये ट्यूब यहां से बंद है, क्लोज फ्रॉम दिस एंड एंड ओपन फ्रॉम दिस एंड, ठीक है। तो अब यहां पे इसके अंदर मैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता हूं, मैं न्यूट्रिटिव मीडिया डाल देता हूं सो दैट माइकोप्लाज्मा कैन फीड ऑन इट, और फिर यहां पे मैं माइकोप्लाज्मा की कॉलोनीज को ग्रो करता हूं। तो ये जो पोर्शन है ये ओपन एंड है ना, और ये क्लोज्ड एंड है। तो ये ऑब्जर्व किया कि जो ओपन एंड है वहां पे माइकोप्लाज्मा की ग्रोथ हो रही है, कॉलोनीज का फॉर्मेशन हो रहा है, और उसी के साथ जो क्लोज्ड एंड है जहां पे ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन क्या है, कम है, वहां पे भी माइकोप्लाज्मा का ग्रोथ हो रहा है। अगर यहां पे ऑक्सीजन का अमाउंट दिखाना है अपन को तो वी कैन पुट इट एज O2। तो O2 का प्रोपोर्शन क्या हो रहा है, लो होता जा रहा है। यहां पे O2 क्या है, हाई। क्यों हाई है, क्योंकि ओपन एंड है ना, यहां से हवा अंदर आती रहेगी, बट यहां तक हवा का प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, O2 इज लेस, ठीक है। बट आप क्या देख रहे हो, O2 जहां पे लेस है वहां पे भी वो कॉलोनीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और यहां पे भी कॉलोनीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहां पे ज्यादा कॉलोनीज बन रही है, यहां पे कम बन रही है, बट ऐसा नहीं है कि यहां पे कॉलोनीज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, फॉर्मेशन तो दोनों तरफ हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स द माइकोप्लाज्मास कैन परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन अच्छी तरीके से, बट दे कैन ऑल्सो परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन इफ इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या लिखेंगे, दे आर फैकल्टेटिव एनारोब्स, दे आर फैकल्टेटिव एनारोब्स, ठीक है। मतलब वो एरोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करेंगे, दोनों करेंगे, ठीक है। डन। ये ग्रीन वाला क्या है, ग्रीन को लेबल कर देता हूं मैं, दिस इज द न्यूट्रिशन मीडियम, न्यूट्रिटिव मीडिया है ये, और ये क्या रेड ग्रो कर रहे हैं अपन, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सो यहां से देयर इज गोइंग टू बी एयर रश करती जाएगी अंदर, एयर रश करती जाएगी, मतलब क्या होगा, यहाँ पे एयर का प्रोपोर्शन यहाँ पे ज्यादा और धीरे धीरे एयर का प्रोपोर्शन कम होता जाएगा, क्योंकि वो जो एंड है वो क्लोज्ड एंड है, ठीक है। सिंपल एंड इजी। सो इसलिए मैंने क्या बोल रहा हूँ, इट्स अ फैकल्टेटिव एनारोब बिकॉज इट कैन परफॉर्म एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन भी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर यही सेटअप एक पेट्री डिश में किया जाता है, इसको रब करता हूं मैं, यही सेटअप अगर पेट्री डिश में करें पेट्री डिश या फिर पेट्री प्लेट, पेट्री प्लेट में ग्रोथ अगर करें तो यहां पे लिखूंगा व्हेन ग्रोन इन पेट्री प्लेट, व्हेन
grown in petri plate, mycoplasma colonies represent fried egg, ऑमलेट जो होता है ना फ्राइड एग, उस तरीके से दिखेगी। जैसे कि सेंटर में योक होगा उसके और बाहर की तरफ व्हाइट लेयर होगा, जैसा ऑमलेट होता है ना, ठीक है। तो सेंटर में क्या है, देयर इज दिस इज द ओपेक पार्ट which is going to be shiny. This is opaque and shiny, ठीक है। and जो साइड का पार्ट रहेगा that is translucent, ठीक है। that means ग्रोथ कहां हो रही है ज्यादा, ग्रोथ सेंटर में ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसलिए ये क्या रहेगा, ओपेक, काफी ज्यादा माइकोप्लाज्मा की कॉलोनीज यहाँ पे बन जाएगी और साइड में कम रहेगी। तो अगर आप पेट्री डिश में ग्रो करते हो तो माइकोप्लाज्मा कॉलोनीज लुक लाइक फ्राइड एग, बिकॉज सेंटर में ग्रोथ ज्यादा है, सेंटर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है और साइड्स में ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, ठीक है। इसलिए साइड्स ट्रांसलूसेंट हो गए और सेंटर क्या होगा, ओपेक एंड शाइनी होगा, ठीक है। So that is the reason we term mycoplasma as facultative anaerobes, ठीक है। एक और चीज अब देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन तो एसेक्सुअल है, रिप्रोडक्शन जो देखने को मिलेगा दैट इज एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल में कौन सा वाला, सो ओनली बाइनरी फिशन, सिर्फ बाइनरी फिशन देखने को मिलेगा, ठीक है। सो आपको याद रखना है माइकोप्लाज्मा के केस में रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल एंड दैट इज ओनली बाइनरी फिशन। आपने साइनोबैक्टीरिया के केसेस में काफी सारे देखे थे। सो this is only binary fission in case of mycoplasma। and एक और पॉइंट में लिख लेता हूं, mycoplasma are pathogenic, मतलब they can cause disease or harms in both in plants and animals, ठीक है। सो दे आर पैथोजेनिक इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द माइकोप्लाज्मा। तो गो थ्रू द वीडियो प्रॉपर्ली, मेक द नोट्स और फिर मुझे फॉरवर्ड कर देना। इफ एनी डाउट्स ड्रॉप मी अ मैसेज, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे माइकोप्लाज्मा के बारे में, इससे पहले साइनोबैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। तो मैं आज के लिए आई गिव दिस मच फॉर द लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड and we'll talk about the new details regarding the chapter. Thank you so much.